यार परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें समझने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक आध और रूल होते हैं उनकी। पहली बात तो ना दिमाग में से ये बात निकाल देना कि ये टॉपिक कभी पढ़ा नहीं है, आता नहीं है, तो अभी भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। पर फोकस चाहिए, बिना फोकस के फिर तुम गड़बड़ाओगे टॉपिक को, ठीक है। तो परेशान परेशान मत होना, पढ़ते हैं, सीखते हैं अच्छे से। सबसे पहली चीज बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब समझो। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्योंकि एक ये ऐसी चीज है जिसपे पूरा का पूरा आपका चैप्टर टिका हुआ है। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन पे कुछ खास नहीं आता। परमुटेशन इसका एक एड ऑन है बस, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज मतलब ऐसे तरीके, ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे कितने वेज हैं। नंबर ऑफ वेज, ऐसे कितने तरीके हैं बाय विच आर ऑब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। आर ऑब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, ये क्या है सर, ये सिलेक्टेड, क्या सिलेक्टेड? मान लो आपके पास ना चार अलग अलग कलर की ना शर्ट्स हैं। मान लो एक रेड कलर की शर्ट है, एक रेड कलर की शर्ट है, एक ब्लू कलर की शर्ट है, एक ग्रीन कलर की शर्ट है, एक येलो कलर की शर्ट है, ठीक है। ये चार अलग अलग कलर की शर्ट्स हैं तुम्हारे पास। और तुमको मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करो, इनमें से ना कोई दो शर्ट सिलेक्ट करो। तो तुम क्या कहोगे, सर मैं रेड और ब्लू सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं, और भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी। तुम कहोगे सर ब्लू और ग्रीन कर लो, या तुमने बोला रेड और ब्लू कर लो सर। मैंने कहा ठीक है, और भी तो पॉसिबिलिटी है। तुम कहते सर रेड और ग्रीन कर लो। मैंने कहा और भी तो होंगी पॉसिबिलिटीज। तुमने कहा रेड और येलो कर लो सर। मैंने कहा रुको यार, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं अभी तो। तुम बताते गए। तुमने कहा सर ऐसे करो, ब्लू और ग्रीन कर लो। तुमने कहा सर ऐसा हो सकता है ब्लू और येलो भी तो कर सकते हैं हम सिलेक्ट। फिर तुमने कहा सर ग्रीन और येलो कलर कर लेते हैं सिलेक्ट, क्या दिक्कत है, ग्रीन और येलो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बात भी तुम्हारी, गलत बात तो तुम करते ही नहीं हो। तो तुमने कहा कि सर ये 6 तरीके हैं दो शर्ट सिलेक्ट करने के। तुम्हारे पास एक रेड शर्ट, एक ब्लू शर्ट, एक ग्रीन शर्ट, एक येलो शर्ट है। तो तुमने क्या किया, यू सिलेक्टेड 2 शर्ट्स आउट ऑफ 4 शर्ट्स। और उसके जो नंबर ऑफ वेज थे वो तुमने यहां लिख दिए, ठीक है। उसके जो नंबर ऑफ वेज थे तुमने यहां लिख दिए। 4 शर्ट्स थी, 4 शर्ट्स में से दो दो शर्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? तुम या तो ये करोगे, या तो एक रेड एक ब्लू करोगे, एक रेड एक ग्रीन करोगे, एक रेड एक येलो करोगे, एक ब्लू एक ग्रीन करोगे, या फिर ग्रीन और येलो करोगे। यही सारी पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बताओ, यही सारी पॉसिबिलिटी है। कोई बड़ी बात तो मैंने बोली नहीं है अभी, तो बड़ी नॉर्मल सी बातें बोल रहा हूं मैं, ठीक है जी। 4 शर्ट्स में से दो शर्ट सिलेक्ट करने के वेज क्या किया हमने? हमने निकाले यहां पे 4 शर्ट्स नंबर ऑफ वेज, ऐसे तरीके in which 2 shirts be selected out of 4 shirts। ये तुमने देखा, निकाला। और तरीके कितने आए? 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके आए तुम्हारे पास। ये 6 तरीके आए, मतलब 4 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल सिलेक्ट करने के 6 तरीके होते हैं। ये हमें पता लग गया। अच्छा, ऐसी बात है। 4 आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल सिलेक्ट करने के 6 तरीके होते हैं, पर क्या हम हर बार ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे? और बार ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी बना के देख रहे हैं। कई बार 10 आर्टिकल में से 3 भी सिलेक्ट करने होंगे, तो बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे। तो हर बार नहीं कर सकते ऐसे। तो हर बार नहीं कर सकते ऐसे, तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज समझने वाली है वो ये है कि इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन करना, ठीक है। कॉम्बिनेशन करना, कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही होता है कि ऐसे तरीके जिसमें से आप आर ऑब्जेक्ट्स को एन ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करने के तरीके। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ कि अगर आपने 4 शर्टों में से 2 शर्टें सिलेक्ट करनी है तो उसके कितने वेज हैं, सो कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और अगर कॉम्बिनेशन बोला जाता है तो कॉम्बिनेशन हमारी मदद करेगा इस काम के अंदर।
कॉम्बिनेशन हमारी मदद करेगा इस काम के अंदर। हमें पता लगना चाहिए कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। सिलेक्टिंग आर आर्टिकल्स या आर ऑब्जेक्ट्स, selecting R objects from N objects। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N C R, ऐसे लिख के NCR लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। उसको पता है कैसे पढ़ते हैं? N आर्टिकल्स में से R आर्टिकल को सिलेक्ट करने के तरीके, इसको कैसे रीड करते होते हैं पता है? N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने के वेज, इसको ऐसे पढ़ा जाता है NCR। ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। कोई अगर मुझे बोले ना फाइंड द वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स, तो मैं पता क्या बोलूंगा? क्या करना है मैंने? 9 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं ना, तो इसके तरीके होंगे 9C4। सीधी सी बात। चलो फिर एक बार देख लेते हैं और इसको अलग अलग तरीके से लिख के। 5C2 का क्या मतलब होता है? 5C3 का क्या मतलब होता है? 7C2 का क्या मतलब होता है? 8C7 का क्या मतलब होता है? और 7C4 का क्या मतलब होता है? 5C1 का क्या मतलब होता है? 8C3 का क्या मतलब होता है? इन सब का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके। इसका मतलब होता है 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके। इसका मतलब होता है 7 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके। 8 ऑब्जेक्ट्स में से 7 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके। 7 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके। 5 ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके। 8 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके। क्या मेरी बात क्लियर हुई यहां तक की? एकदम स्मूथली क्लियर है? चलो जी, ये इतनी बातें आपको अच्छे से बैठ गई दिमाग में, तो अब और मतलब समझो। अब मान लो कल को नौबत आई कि एनसीआर को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? वो भी तो बात है। तो भैया एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब तरीका बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, ये तो बड़ा ही लंदी सा लग रहा है। आर फैक्टोरियल वगैरह लिख रहे हो आप, तो लेंदी बहुत होगा। नहीं है, लेंदी नहीं है, वैसे अजीब सा आपको लग रहा है, मे बी नया है आपके लिए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इसको बहुत आराम से बहुत स्मूथ तरीके से सीखेंगे, पर उसके लिए पहले ना आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल नामक प्राणी क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। अगर फैक्टोरियल का ज्ञान हो गया फिर कोई दमी नहीं है इसके अंदर। फैक्टोरियल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 तरीकों से। एक तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे भी। ठीक है, या तो रिप्रेजेंट कर दो एक्सक्लेमेशन मार्क से, या रिप्रेजेंट कर दो ऐसे। दोनों तरीके। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है कि अगर आप एन फैक्टोरियल लिख रहे हो, इसका मतलब होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 1 आने तक ऐसे करते जाओ। मतलब अगर आपने निकालना हो कि 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप उसको लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे चाहो तो। कितनी आ जाएगी? 720। मान लो आपने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो 5 इंटू 4 टू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 120। मान लो आपने 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24। ऐसे ही आप जो वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो। 6 फैक्टोरियल की निकाल लो, 5 फैक्टोरियल की निकाल लो, 4 की निकाल लो, ऐसे ही आपको जो जरूरत हो निकाल सकते हो। जैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी मान लो निकालनी हो, तो 2 इंटू 1, यानी कि 2। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 1, या 1 सीधा।
ऐसे ही मान लो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, 0। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू थोड़ी एक्सेप्शनल होती है, वैसे कोई आपकी जरूरत नहीं होती बैंक के पेपर्स में इसकी, पर पता होना चाहिए कि 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अब आपका सवाल मन में एकदम से उमड़ के आएगा, सर क्यों? तो मैं बताऊंगा कि इसको नहीं करेंगे हम, मतलब इसको नहीं सीखेंगे हम कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जरूरत नहीं है, इसकी डेरिवेशन होती है छोटी सी। ठीक है, तो डेरिवेशन होती है, जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो मैं बता देता। एक्सेप्शन नहीं है, बस कभी कभी सामने आ जाए तो पता होना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, बाकी सब आपके सामने ही है कैसे होगा। अब इसका करना क्या है सर, इसका करना क्या है, वापिस आते हैं। अब मान लो ये इस टाइप का आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने कि भाई एनसीआर सॉल्व करना हो ना तो ऐसे सॉल्व कर लेना। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई कहता है कि 5C2, 5 चीजों में से 2 चीजों को सिलेक्ट करने के वेज, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर n फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, 5 फैक्टोरियल, नीचे लिख दिया r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, और नीचे लिख दिया n माइनस r फैक्टोरियल मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। मतलब ये बन गया 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बन गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे किया तो 3 2 1 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, यहाँ वैल्यू आ गई 10। तो ऐसे 10 वेज होंगे भाई, अगर 5 आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल सिलेक्ट करने हैं तो उसके 10 वेज होंगे। बट अगेन सवाल मन में उमड़ के आता है, सर इतना कहाँ करेंगे पेपर में, इतना टाइम थोड़ी ना होता है, इतना थोड़ी ना कर पाएंगे। तो फिर कोई कूल सा अप्रोच तो होना चाहिए। तो देखो, जब भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन करना हो, मान लो 5C2 कोई आपको कहता है, एक काम करो, सबसे पहले एक लाइन लगाओ। ठीक है, लाइन लगाओ, जो नीचे लिखा हुआ है ना नीचे, उसका फैक्टोरियल लिख दो नीचे, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको उतनी बार ओपन कर दो जितना नंबर है नीचे। नीचे क्या है, 2 है ना, तो 2 बार ओपन कर दो, मतलब 5 गुना 4, बस सिंपल खत्म। मतलब 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। एज सिंपल एज इट इज, जैसे दिख रहा है। मान लो कोई आपको बोले कि 7C2 है आपके पास, तो क्या करोगे, एक लाइन लगा दो पहले। नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है, 2, तो ऊपर लिख दो 2 फैक्टोरियल। और ऊपर क्या 7 है ना, तो 7 को उतनी बार खोल दो जितना नंबर है नीचे। 2 है नीचे तो 2 बार खोल दो, 7 इंटू 6 हो गया। तो ये बन गया 7 इंटू 6 ओवर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो ये आ गया 2 3 6 और ये 21 वेज आ गए आपके पास। मान लो लिखा हुआ है कहीं पे 5 या फिर 6C3 लिखा हुआ है कहीं पे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको। नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, तो यहां लिख दो 3 फैक्टोरियल। ऊपर लिख दो, ऊपर उतनी बार खोल दो चाहिए को जितना नंबर है नीचे। नीचे 3 है तो 3 बार खोल दो, 6 इंटू 5 इंटू 4। तो ये क्या बन गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 ओवर 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 6, तो ये आ गया 5 4 20। ठीक है, और करेंगे अभी, ऐसे थोड़ी ना, तसल्ली तो पूरी होनी चाहिए। मान लो कोई आपको बोलता है कि आपने थोड़ा बड़ा नंबर देख लेते हैं, 10C4 ओपन करना है, तो नीचे क्या लग जाएगा, 4 फैक्टोरियल लग जाएगा। ऊपर क्या लग जाएगा भाई, 10 को कितनी बार ओपन करें, 4 बार, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो ये आ गया अपने पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। तो ये आ गई वैल्यू 210, 210 आ गई वैल्यू। कितना कूल है यार। अब जरा थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने ना ऐसे पॉसिबिलिटीज बनाए थे बैठ के। इसमें किया क्या था, हमने 4 शर्ट्स में से 2 शर्ट सिलेक्ट करने के लिए कही थी। फर्ज करो अगर हम ये सारी पॉसिबिलिटीज ना बनाते, हम 4 शर्ट्स में से 2 शर्ट्स को सिलेक्ट करते, तो उसको हम कैसे लिखते, वे 4 शर्ट्स में से 2 शर्ट्स को सिलेक्ट करने के बेस होते हैं 4C2। तो ये क्या आ जाता है अपने पास, हम नीचे लिखते 2 फैक्टोरियल और ऊपर क्या लिखते ऊपर 2 बार खोल देते 4 को, तो ये आ जाता 4 इंटू 3। तो ये 4 इंटू 3 ओवर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो ये डायरेक्टली हमारे पास 6 आ जाती वैल्यू, हमको ऐसे केसेस बनाने ही ना पड़ते और बना के गिनने भी ना पड़ते कि 6 आ रही है वैल्यू, हम डायरेक्टली निकाल लेते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। अब आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, अभी आपने जो करना है पहले क्या, सिलेक्ट डैश फ्रॉम डैश एंड फाइंड नंबर ऑफ वेज। आपने कुछ ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि मान लो मैं यहां लिखूं अगर 3 और 8,
तो 3 ऑब्जेक्ट्स 8 ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट करने हैं, तो उसके कितने वेज होंगे, मतलब बेसिकली 8C3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा उसकी वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। आपको दूंगा 5 सवाल जो आपने निकालने हैं, और मुझे पांचों के आंसर आप सबसे कमेंट सेक्शन में चाहिए, वो भी कॉमा लगा के सारे आंसर एक साथ। सिलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 8 ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्ट 4 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 10 ऑब्जेक्ट्स या फिर 11 ऑब्जेक्ट्स, select 5 objects from 7 objects, select 2 objects from 6 objects, select 3 objects from 9 objects. Find the number of ways. बताओ। कॉमा लगा के पांचों आंसर चाहिए मुझे, कॉमा लगा के एक सिंगल कमेंट में 5 आंसर चाहिए कॉमा लगा के। चलो जी, बस सबसे पहले 8C3, 3 ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने 8 ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट करना है तो ये होगा 8C3। 8C3 क्या होगा, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल और ऊपर 3 बार ओपन कर दोगे आप, 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये बन गया 8 गुना 7 गुना 6, नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 2 6 हो गया सीधा, 8 7 56। पहली वैल्यू आ गई जो आई थिंक सब बच्चों ने निकाल ली थी। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 4 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं 11 ऑब्जेक्ट्स में से, मतलब 11C4, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल और ऊपर क्या आएगा 4 बार ओपन करना है, 11 10 9 8, ये आपके सामने है। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे आया 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 2 8 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो ये आ गई कितनी वैल्यू 330 आ गई वैल्यू, बहुत ही स्मूथ अंदाज में। अब ऐसे अगर आप आगे बढ़ोगे, 5 में से 7 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 7C5। अब इसका एक तरीका और भी बताऊंगा मैं आपको उससे बेटर, पर अभी एक बार उसी तरीके से करते हैं जो सीखे हुए हैं सारे। नीचे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल और ऊपर क्या आएगा, 7 को 5 बार ओपन करना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो ये आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बहुत सही है यार ये तो ये 5 4 3 कट गया, और 2 3 6 आ गया, 21 आ गई वैल्यू। 2 और 6, दो ऑब्जेक्ट्स को 6 ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट करना है, मतलब 6C2, तो नीचे आ जाएगा बच्चों 2 फैक्टोरियल और ऊपर क्या आ जाएगा 6 इंटू 5, दो बार ओपन करना है, तो ये 6 इंटू 5 ओवर 2 इंटू 1, तो ये आ गया 3 5 15। 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है 9 ऑब्जेक्ट्स में से, तो 9C3 आ जाएगी वैल्यू, तो नीचे आ जाएगी वैल्यू 3 फैक्टोरियल, ऊपर क्या आ जाएगी 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 बार ओपन करेंगे इसको। भाई द पेन इज नॉट वर्किंग, आवाज तो आ रही है ना सबको, मेरा पेन काम नहीं कर रहा बस। चलो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर अभी काम करने लगेगा। तो वो वर्क कर रही है। तो नीचे कितनी बार ओपन किया इसको, 3 बार, 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये क्या बन गया 9 इंटू 8 इंटू 7 ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 9, 2 4 8, और यहां पे अगर आप देखोगे एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एनसीआर जो होगा हमेशा एक इंटीजर आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा आपको वेज बता रहा है कि वेज कितने हैं, नंबर ऑफ वेज दर्शा रहा है आपको। ठीक है, तो ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा आपके पास, ये कभी ऐसा नहीं आएगा कि 7/8 वैल्यू आ रही है। 7/8 अगर आ रही है तो वो वैल्यू प्रोबेबिलिटी होती है, जो लेस देन 1 वैल्यू आती है हमेशा, वो ठीक है आगे पढ़ेंगे हम। बट अगर आप एनसीआर निकाल रहे हो, एनसीआर से आपको मिल रहा है नंबर ऑफ वेज, और नंबर ऑफ वेज हमेशा एक इंटीग्रल नंबर होगा, इंटीजर आएगा हमेशा। जैसे कि अगर आप इन सब में देख रहे हो तो यहाँ पे सब जगह आपको इंटीजर्स मिल रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि तरीके कितने हैं, और तरीके फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते।
अभी तक जो बताया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था चैप्टर के लिए, मुझे बताओ पहले। अगर हुआ तो आ ही नहीं सकता बच्चों, आपने फिर गलती की है कोई अगर हुआ तो। सर मजा आ गया, अभी तो मजे आने बाकी हैं यार, अभी तो मजे आने शुरू हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे। अभी हमने पर देखा जाए तो बहुत जरूरी चीज कर ली है, ठीक है। तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की अभी तक की। अब एक छोटी सी चीज और सीख लो, फिर हम एक नए टाइप की तरफ मूव करेंगे, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे अलग टाइप के क्वेश्चंस में। जो एनसीआर होता है ना, वो बराबर होता है NC n-R के। मतलब 10C8 जो होगा ना, वो 10C2 के बराबर होगा। 10C8 जो होगा वो 10 - 8 के बराबर होगा, मतलब 10C2 के बराबर होगा। 5C4 जो होगा ना, वो 5 - 4 के बराबर होगा, यानी कि 5C1 के बराबर होगा। जो 8C6 होगा ना, वो 8 - 6 के बराबर होगा और 8C2 होगा। जो 7C4 होगा ना, वो 7 - 4 के बराबर होगा और वो 7C3 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज समझने वाली है। तो जरा समझते हैं फिर ये क्या है, क्या चीज ये, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं इसको लेके। अगर ये बराबर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, चलो इसको उठाते हैं। एक तुमको मैंने ना एक बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स के अंदर ना तुम्हारे पास, इस बॉक्स के अंदर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे काफी सारे बच्चे। इस बॉक्स के अंदर तुम्हारे पास 10 गेंदे हैं, 10 बॉल्स हैं तुम्हारे पास। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन रहे हो? इस बॉक्स के अंदर तुम्हारे पास 10 बॉल्स पड़ी हैं। मैं तुमको बोलूंगी भाई ऐसे कर, ये दोनों बॉल्स को सिलेक्ट कर ले। आपने कर लिया 10C2, 10 में से दो बॉल्स को सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, तरीका क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन क्या हुई, 10C2 तुमने कर लिया। अब वो तुमने 10 में से दो बॉल्स को सिलेक्ट किया, चलो एक बात तो ये बोल दी मैंने। दूसरी तरफ मैं तुमको बोलूं कि यार भाई एक बात सुन, तो ऐसे कर 10 में से ना इन 8 बॉल्स को रिजेक्ट कर दे, जो मैंने पर्पल कलर से अभी मैंने क्रॉस किया ना, मैं आपको बोलूं कि 10 में से ना 8 बॉलों को रिजेक्ट कर दे। तो अगर तुम 10 में से 8 बोले रिजेक्ट कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं तुम 10 में से दो बोले सिलेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि 8 को रिजेक्ट कर दे, या मैं तुमको बोल रहा हूं कि 2 को सिलेक्ट कर ले, तो बात तो मैं एक ही बोल रहा हूं, बात तो मैं एक ही बोल रहा हूं। तो मतलब अगर कोई बोले तुम्हें 10C8 निकालो, तो अगर तुम 10C8 की जगह 10C2 निकाल लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूव करना चाहते हो देख सकते हो। 10C8 क्या आएगा बताओ, 10C8 कैसे सॉल्व करोगे, नीचे लिखोगे 8 फैक्टोरियल, और ऊपर क्या करोगे, 10 को 8 बार ओपन कर दोगे, 10 9 8 7 6 5 4 3, कर दिया ओपन, नीचे आ गया 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही आया। तो 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 से तुमने इसको काट दिया 5 बार, तो ये आ गया 45 वेज। 45 वेज आ गए। अच्छा मैंने बोला कि 10C8 जो होता है वो 10C2 के बराबर होता है, 10C2 निकालना जरा, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 10 इंटू 9, दो बार ओपन कर दोगे, तो ये आ गया 10 इंटू 9 ओवर 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल किया 5 बार, 5 9 45 आंसर आ गया। ये भी तो वही आया, तो इधर से भी 45 वेज आए हैं। तो आपको ना ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे वाले केस में टाइम सेविंग रहेगा ऊपर वाले केस के कंपैरिजन में। ऐसा ये केस पीछे आया था, अगर आपको याद हो, जो मैंने कहा था मैं रुक के बताऊंगा। ये 7C5 निकालना था, हमने 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, 7 ऑब्जेक्ट में से मैंने 7C5 निकाल के दिखाया था। आपके सामने ही है, इसकी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा थी, देखो बहुत कुछ कटा था, बहुत कुछ लिखना पड़ा था। पर आपको पता होना चाहिए था कि 7C5 जो होगा वो तो बराबर होगा किसके, 7C7 - 5 के, यानी कि 7C2 के। तो आप 7C2 ही क्यों नहीं निकाल लेते, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 2 फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में क्या आएगा 7 इंटू 6, दो बार ओपन कर देंगे इसको, तो 7 इंटू 6 ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 1, यानी कि ये बन गया आपका 2 3 6, एंड आपका आंसर आ गया 21। और यही हमने निकाला है यहाँ पे देखो 21। पर कंपैरेटिवली काफी इजी और कम कैलकुलेशंस में हो गया ये। अब क्या इतनी बात दिख रहा है हर एक बच्चे को?
शाबाश। अब हम मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको अब हम अलग तरह के क्वेश्चंस में रिज्यूम करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? अगला कॉन्सेप्ट है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब यार ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एक बात बताओ, मतलब तुम्हारे पास ना, मैं कह रहा हूं कि तुमने ना स्कूल जाना है, तुम्हारे पास 3 शर्ट्स हैं मान लो, और तुम्हारे पास 2 पैंट्स हैं। तुम्हारे पास 3 शर्ट्स हैं, तुम्हारे पास 2 पैंट्स हैं। तुम्हारे पास अगर 3 शर्ट्स 2 पैंट्स हैं और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम इसके कॉम्बिनेशन बनाओ, तुम्हारी कितनी ड्रेसेस बनेंगी? तुम कैलकुलेट करोगे, मैं कहूंगा सर 3 इंटू 2 6 ड्रेसेस बनेंगी तुम्हारी। बस बन गई, 6 ड्रेसेस बनेंगी तुम्हारी। तुम्हारे पास 3 शर्ट्स हैं, तुम्हारे पास 2 पैंट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से तुम्हारी 6 ड्रेसेस बनेंगी। ये कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सिंपल। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास, तुम किसी के, मतलब मान लो शॉपिंग करने गए हो, शॉपिंग करने गए हो और वहां पे तुमने देखा कि तुम्हारे पास 3 तो अलग अलग तरह की बोतल्स पड़ी हैं वहां पे, और 4 अलग अलग तरह के पेन्स पड़े हैं, और 5 अलग अलग तरह के टाई पड़ी हैं। तुमने इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि तुम कितने तरह के परचेजेस कर सकते हो। तुम्हारे पास पहली बोतल आएगी, दूसरी बोतल आएगी। तो ऐसे मैंने तुमसे पूछा, तो तुमने कहा कि सर हमें तो नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 3 इंटू 4.5 यानी कि 60 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तुम 60 तरीके से ये बाइंग कर सकते हो। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता तो यही है, पर इसको समझे कैसे? ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि करना है मल्टीप्लाई, बट क्यों मानूं मैं आपकी बात? ऐसा आपको मुझे कहना चाहिए। तो मानना, देखो मानना तो मुझे मनवाना तो पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या? चलो थोड़ा कपड़ों से ही बात करते हैं, कपड़ों से तुम ज्यादा इजीली समझ जाते हो। ठीक है, तो मान लो एक एक बच्चा है, उसके पास ना रेड शर्ट है, एक ब्लैक शर्ट है, और एक ग्रीन शर्ट है। 3 अलग अलग तरह की शर्ट्स हैं। उसके पास एक पैंट है और एक जीन्स है। कॉम्बिनेशन बनाना है आपने अब। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे कैसे बनेंगे देखो, ये वही वाला है, 3 शर्ट्स हैं, 2 पैंट्स हैं, मल्टीप्लाई किया था, 6 ड्रेसेस बनी थी इस बंदे की। अब देखते हैं बनती है कि नहीं बनती। देखो सबसे पहला चांस है कि बंदा रेड शर्ट पहनेगा, उसके बाद ब्लैक भी पहन सकता है यार वो, ग्रीन भी उतना ही चांस रखता है पहनने के। अब अगर उसने रेड पहनी तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, कि वो रेड शर्ट के साथ पैंट पहनेगा, या रेड शर्ट के साथ वो जीन्स पहनेगा। 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी उसकी। अगर उसने ब्लैक शर्ट पहनी तो ब्लैक शर्ट के साथ भी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, या ब्लैक शर्ट के साथ या तो वो पैंट पहनेगा ब्लैक शर्ट के साथ, या वो जीन्स पहनेगा। मान लो उसने ग्रीन शर्ट पहनी, तो ग्रीन शर्ट के साथ या तो वो पैंट पहनेगा ग्रीन शर्ट के साथ, या वो जीन्स पहनेगा। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस बने, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि उसके पास 3 शर्ट्स हैं, उसके पास 2 पैंट्स हैं। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इस बंदे के पास 6 ड्रेसेस बनेंगी। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये ऐसा क्यों होता है। समझे? समझे? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, तब ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। यूं समझ नहीं आता, ये अजीब लगता है कि सर क्या है ये, बस शर्ट पैंट ही तो है और क्या कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है। कोई बात नहीं, अभी बनाएंगे कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे से। सुमित के पास 6 पेयर ऑफ शूज हैं, 7 पेयर्स ऑफ सॉक्स हैं। इन हाउ मेनी वेज he wear these shoes and socks must taking similar pairs of each. अब इसको या तो तुम उसी तरीके से बनाओ, बहुत लेंदी हो जाएगा लिटरली अगर तुम इसको मान के चलते हो कि तुम्हारे पास यहाँ पे शूज हैं, मतलब शूज 6 हैं आपके पास। मान लो आप ये एज्यूम करके चलते हो कि 6 शूज हैं। मान लो ये 5 पेयर हैं, 6 पेयर हैं आपके पास शूज के।
अगर आप पहले वाला शू उठाते हो, पहले वाला पेयर उठाते हो, तो आपके पास 7 ऑप्शन आएंगे, 7 ऑप्शन आएंगे आपके पास, 7 ऑप्शन आएंगे सॉक्स के। हर बार चेक करोगे नहीं, ऑब्वियसली हमें पता है कि 6 पेयर ऑफ शूज हैं, 7 पेयर ऑफ सॉक्स हैं, तो टोटल हम इससे 42 तरीकों से पहन सकते हो। सिंपल, ऐसे चेक करोगे ना। हर बार अगर ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी बनाने लगे, फिर तो कहाँ गाड़ी चलेगी, ठीक है, फिर तो कहीं नहीं काम चलने वाला हमारा, बहुत लेंदी हो जाएगा। हमने छोटे नंबर से सीख लिया ना, हमने छोटे केसेस से सीख लिया कि ऐसा क्यों करते हैं, हम बड़े बड़े केसेस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक बच्चे ने मुझे पता क्या बोला, एक अभी कमेंट देखा मैंने, तो उन्होंने बोला कि सर अगर सिमिलर पेयर ऑफ ईच ना लेते तो, फिर फर्क क्या, फिर तो बन गई बात, फिर तो कर ही नहीं सकते, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम सोच के देखो एक बार, फिर तो सारे कुछ भी हो सकता है, फिर नहीं हो सकता, फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप ये इमेजिन करके देखो कि फिर यहाँ पे 12 बन गए, 12 सोक्स हो गई, और यहाँ पे बन गए 14, सॉरी 12 तो आपके पास शूज हो गए, 14 सॉक्स यहाँ पे सॉक्स हो गई। अब उसमें से कोई भी किसी के साथ भी पहन रहे हो, ये बस कंफ्यूजन आपके लिए, पता क्या रखा हुआ है इन्होंने, ये बस और बस सिंपल करने के लिए बोला हुआ है कि एक दूसरे के साथ सिमिलर पेयर ही मिलाने हैं, मतलब ऑब्वियसली एक सॉक्स रेड कलर की है, दूसरी भी रेड कलर की पहनना, सेम वाला पेयर यूज करना बस। जैसे कि मान लो ये सवाल है कि रेखा किसी पार्टी में गई हुई है, वहां पे 6 तो समोसा पड़े हैं, 5 पेस्ट्री पड़ी हैं, 3 मिनी कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं, तो कितने तरीकों से वो पिक कर सकती है अगर हर एक तरह से उसने एक ही चीज पिक करनी है तो। अब ये कुछ वैसे ही है जैसे पिछली बार कई बच्चे कहते हैं सर ये तो एक ही पिक करना है, अब ये थोड़ा अलग है उससे। अरे भाई पहले भी एक ही पिक करना था, उन्होंने एक ही शू डालता, वो सुमित एक ही पेयर डालता, एक ही सॉक्स का पेयर डालता, डालना एक ही है, पर कितने सारे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या क्या वो पहन सकता है, इस पे बात आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 तरह के समोसा हैं, या वो S1 समोसा उठाएगी, या वो S2 समोसा उठाएगी, या वो S3 उठाएगी, या वो S4 उठाएगी, या वो S5 उठाएगी, या वो S6 उठाएगी, उसके पास 6 पॉसिबिलिटीज है। अगर वो S1 समोसा उठाएगी तो उसके पास पेस्ट्रीज की 5 पॉसिबिलिटी है, वो P1 पेस्ट्री उठाएगी, या वो P2 पेस्ट्री उठाएगी, या वो P3 पेस्ट्री उठाएगी, या P4 या P5, ठीक है। ऐसी हर एक केस में बनेगी पॉसिबिलिटी, हम बना नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता पेपर में, इसलिए हमने छोटे क्वेश्चन के साथ देख लिया कि क्या करना है। तो 6 समोसाज, 5 पेस्ट्रीज, 3 मिनी कोल्ड ड्रिंक्स, 90 ऐसे बेस पॉसिबल हैं जिससे वो अपना कॉम्बिनेशन बना के उठा सकती है, 90 तरीके से वो उठा सकती है, ठीक बात है। यार बहुत दिन हो गए लिटरली, अभी मुझे पढ़ के भी ना क्रेविंग सी फील हो रही है। डॉक्टर ने मतलब जैसे होता है ना, इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया था, लिटरली मुझे कभी, मैंने ये चैप्टर कितनी बार पढ़ाया है और हर बार समोसा पेस्ट्री आता है, पहली बार लिटरली मुझे भी क्रेविंग फील हो रही है। बच्चों को होती है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने कहा नाम ले दिया भूख लग गई है, आज मुझे फील हो रहा है लिटरली पहली बार। फर्क पड़ गया यार, काफी दिन से खाया नहीं यार इस टाइप का कुछ, तबियत के चलते। चलो चलते हैं। 7 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स हैं, आपने बताना है कि अगर 3 फ्लैग्स को, 3 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स को अगर मैं एक साथ इस्तेमाल करूं तो उससे कितने पॉसिबल सिग्नल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स कितने बनाए जा सकते हैं, जल्दी से बनाइएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, आप मत करना। एक तो ना इस सवाल में गलती क्या होती है मैं बताता हूँ आपको।
आप फ्लैग का मतलब ना यूजुअली हमारे दिमाग में, हमारी जो देशभक्ति है उस हिसाब से हमारे दिमाग में ना फ्लैग को हम ऐसा ही सोचते हैं कि फ्लैग ये है, ठीक है, फ्लैग ऐसा दिखता है, हमको ऐसा लगता है। नहीं बच्चों, फ्लैग्स का मतलब है इट कैन बी एनी क्लॉथ, ठीक है, कोई भी क्लॉथ का टुकड़ा है। तो जैसे इनके पास ना 7 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं, मान लो एक एक फ्लैग का मतलब हो गया ये टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, ये भी एक फ्लैग है। तो ऐसे 7 अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा डिटेल में समझा के एक बार, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया। तो ये 6 कलर हो गए आपके पास, और ये 7th कलर हो गया आपके पास। देखिए 7 कलर के फ्लैग्स हैं अपने पास ये सामान है, इस सामान का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस सामान का इस्तेमाल करते हुए हमने बताना है। कह रहे कि आपके पास ना, अभी काफी बच्चे सुन नहीं रहे हैं, फिर कहेंगे बच्चे से रिपीट करो, दोस्तों समझ नहीं आया एक बार। 7 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं अपने पास, जो हमने यहां रख दिए, अपने पास ये 7 फ्लैग्स हैं। अब इनका इस्तेमाल करना है, एक बार में 3 झंडों का इस्तेमाल कर सकते हो आप। मतलब इनमें से ये 3 ले लो या ये 3 ले लो, कोई भी 3 ले लो, मर्जी है क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, और उनका इस्तेमाल करके आपने अलग अलग सिग्नल बनाने हैं। कैसे कैसे बनाओगे अभी सवाल है, देख लो। हमारे पास हमने 3 अलग अलग जगह भरनी है, हमने एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मान लो यहां पे मैं लगाता हूं, कौन सा झंडा लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, मान लो ये फ्लैग F1 है, ये फ्लैग F2 है, ये फ्लैग F3 है, ये फ्लैग F4 है, ये फ्लैग F5 है, ये फ्लैग F6 है, ये फ्लैग F7 है। तो इन 7 फ्लैग्स में से कोई भी फ्लैग लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रेड लगा दिया, ब्लू लगा दिया, पर्पल लगा दिया, कोई भी मर्जी लगा सकता हूं। तो इसके लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 7 पॉसिबिलिटीज हैं इसके लिए मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ 7 फ्लैग्स में से कोई भी लगा सकता हूं मैं, इधर कोई भी एक लग जाएगा उन 7 फ्लैग्स में से, ठीक है। उसके बाद आगे के लिए अगर आप देखोगे आगे कौन कौन से फ्लैग्स लग सकते हैं, आगे कौन कौन से फ्लैग लग, सारे फ्लैग्स लग सकते हैं आगे भी, बट वो नहीं लग सकता जो यहां लग गया ऑलरेडी। अब मान लो ये लाल वाला झंडा तुमने यहां लगा दिया, तो तुम लाल वाला आगे तो नहीं लगा सकते, बाकियों में से लगा सकते हो कोई भी। तो आगे के लिए 6 पॉसिबिलिटी है। वैसे ही जो झंडा तुमने यहां लगा दिया, जो झंडा तुमने यहां लगा दिया, वो यहां नहीं लगा सकते, तो इसके लिए 5 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल कितने केसेस बन गए, 7 इंटू 6 इंटू 5, 210 सिग्नल्स बना सकते हो तुम इसका इस्तेमाल करके। काफी बच्चों को भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं दोबारा से। तुमने ना 3 झंडों का इस्तेमाल करके सिग्नल बनाना है। मान लो पहला झंडा क्या क्या लगा सकते हो तुम, पहला झंडा F1 लगा सकते हो, F2 लगा सकते हो, F3 भी लगा सकते हो, F4 लगा सकते हो, F5 लगा सकते हो, F6 लगा सकते हो, F7 लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो पहला झंडा। अगर तुमने पहला झंडा F1 लगाया तो दूसरा झंडा क्या लगाओगे, F1 तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी यूज हो गया, या तो लगाओगे F2, या लगाओगे F3, या लगाओगे F4, या लगाओगे F5, या लगाओगे F6, या लगाओगे F7। ठीक बात है। अब ऐसे ही दोबारा आगे केसेस बनेंगे, अगर F1 लगाया, F2 लगाया, तो उसके बाद F3 लगाओगे, F4 लगाओगे, F5 लगाओगे। वैसे ही F3 के साथ भी ऐसे केसेस बनेंगे, F2, F4, जैसे मैंने शुरू में आपको सिखाए थे वो शूज और अपना जो शर्ट और पैंट वाला केस बताया था, वैसे ही बनेगा। तो पहले केस के लिए कितने, 7 केसेस बनेंगे। दूसरे पे पहले पहले वाला देखो, F1 के आगे कितने केस बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। वैसे ही F2 के आगे भी 6 केस बनेंगे, F3 के आगे भी 6 केस बनेंगे, तो टोटल 6 केसेस बनेंगे यहाँ पे। और उसके बाद मान लो F1 F2 लगा दिया, तो आगे F3 से लेकर F7 तक यानी कि 5 केस बनेंगे, और हर एक केस में 5 केस बनेंगे। तो कुल मिला के आपके टोटल 210 केसेस ही बनने वाले हैं। तो चाहे आप इस तरीके से देख लो, चाहे आप अंडरस्टैंडिंग ऐसे रख लो, कैसी मर्जी रख लो, बात पॉसिबिलिटीज की और नंबर ऑफ वेज की आ जाती है। क्लियर है सबको, अच्छे से, अच्छे से क्लियर है। सर रिपीटिशन कहां मना किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, रिपीटिशन कहां मना किया। लाल झंडा तुमने यहां लगा दिया, फिक्स कर दिया, तुम ऐसे क्या, तुम इमेजिन नहीं करते ना, तब गड़बड़ होती है सारी। तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड है लकड़ी का, ठीक है, उसमें 3 झंडे लगाने की जगह है, तुमने इस पे फेविकॉल डाली और उसके ऊपर लाल रंग वाला झंडा चिपका दिया, ठीक है। फिर तुम कह रहे हो सर यहां पे लाल वाला क्यों नहीं आएगा, भाई यहां चिपका दिया ऑलरेडी, तुम्हारे पास झंडे ही 7 हैं अलग अलग कलर के, तुमने चिपका दिया लाल कलर का झंडा यहां पे। अब रिपीटिशन अलाउड है या नहीं उसको बताने की जरूरत है, रिपीटिशन अलाउड है या नहीं अब उसको क्या बताने की जरूरत है, उसने बोल दिया यूजिंग 3 एट ए टाइम, एक साथ तुमने 3 यूज करने हैं और 7 ही झंडे हैं तुम्हारे पास। तो कहीं हमेशा लिखा नहीं आएगा रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, हमें खुद पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, एक बार क्विक रिपीटिशन फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपने ना मान लो ये कार्डबोर्ड है,
इसके ऊपर तुमने झंडे लगाने हैं, यहाँ पे एक चिपकाना है, यहाँ पे एक चिपकाना है, यहाँ पे एक चिपकाना है, 3 अलग अलग फ्लैग्स का इस्तेमाल करके चिपकाना है और तुम्हारा सिग्नल बनना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे F1 फ्लैग लग सकता है, F सकता है, कोई मर्जी लगा लो यार, F4 भी लग सकता है, F3 भी लग सकता है, F4 भी लग सकता है, F5 भी लग सकता है, F6 भी लग सकता है, F7 भी लग सकता है, 7 पॉसिबिलिटीज हैं इसके लिए, ठीक है। पर अगर आप इसकी बात करो ना, इसके लिए 7 पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्यों? क्योंकि एक झंडा तो ऊपर लगा दिया है ना तुमने, वो तो दोबारा लगा नहीं सकते। मान लो तुमने F6 लगा दिया या F5 लगा दिया, अब F5 तुम मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लो अगर तुमने F5 यहाँ लगा दिया, तो नीचे तो तुम सिर्फ अब F1 लगा सकते हो या F2 लगा सकते हो या F3 लगा सकते हो या F4 लगा सकते हो या F6 लगा सकते हो या F7 लगा सकते हो, वो F5 तो आगे नहीं लगा सकते ना। तो नीचे के लिए 6 पॉसिबिलिटी है। वैसे ही मान लो तुमने यहाँ पे F2 लगा दिया, तो अब इसके बाद नीचे तुम या तो F1 लगाओगे या F3 लगाओगे या F4 लगाओगे या F6 लगाओगे या F7 लगाओगे, तो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज कम हो गई ना। तो ऊपर के लिए 7, नीचे के लिए 6, उसके लिए 5, तो 7 6 5 मल्टीप्लाई कर दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 210 आंसर आ गया। सर कॉम्बिनेशन से बता दो, नहीं बताऊंगा। अभी रुक जाओ यार, जल्दी क्यों करते हो इतनी इतनी जल्दी? कहाँ कहीं जाना है, किसी को टाइम दे रखा है? कोविड में तो वैसे ही बाहर नहीं निकलना। अभी फिर वही बात कर रहे हो, एनसीआर क्यों नहीं लगाया? अरे रुक जाओ मेरे भाई, जो बता रहा हूं वो तो सीख लो। अभी भी काफी सारे बच्चों को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं समझ में आया उनको। तुम ऐसे करो, 7 झंडे छोड़ो, तुम ना ऐसे करो, तुम 7 झंडे ज्यादा हो गए तुम्हारे लिए मैं आसान कर देता हूँ। एक यही वाला क्वेश्चन बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ताकि तुमको ना रिप्रेजेंटेशन से समझा सकूं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 झंडों के साथ, ठीक है? एक बार समझ जाए ना तुम, फिर 7 से भी कर लोगे फिर तुम। 4 झंडों के साथ 4 अलग अलग झंडे हैं तुम्हारे पास, एक F1 झंडा है, एक F2 है, एक F3 है, एक F4 है। ध्यान से सुनना, अब तुमने सिग्नल बनाना है 3 झंडे जोड़ के। मान लो वो 3 झंडे ऐसे जोड़ने हैं तुमने, कैसे मर्जी जोड़ लो, वो तो तुम्हारे हाथ में है। अब तुम यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हो? इधर इधर तुम F1 लगा सकते हो, F2 लगा सकते हो, F3 लगा सकते हो और F4 लगा सकते हो तुम्हारे पास, क्योंकि 4 ही झंडे हैं, ठीक है? 4 क्यों किया? ताकि रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन में करके दिखाऊंगा ना, छोटा सा बने, ताकि 7 से बहुत बड़ा बन जाएगा। 210 केसेस थोड़ी बनाएंगे इसमें बैठ के, ठीक है? तो इसमें भी काफी बन जाएंगे वैसे, समझो ध्यान से। 4 अलग अलग झंडे हमने यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए 3 सिग्नल वाले, 3 फ्लैग वाला सिग्नल बनाना है। अगर पहली जगह पे तुमने F1 झंडा लगाया, तो दूसरी जगह पे कौन सा लगेगा? दूसरी जगह पे तुम F2 लगा सकते हो, F3 लगा सकते हो। यहाँ नहीं बनाते यार, यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा खुला खुला बन जाएगा। पहली जगह तुमने F1 लगाया, F2 लगाया, F3 भी लगा सकते हो, F4 भी लगा सकते हो, चारों में से कोई मर्जी फ्लैग लगा दो पहली जगह पे। तो अगर तुमने पहली जगह पे F1 लगाया, तो दूसरी जगह पे F1 तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो लग गया अब। तो दूसरी जगह पे या तो तुम F2 लगाओगे या F3 लगाओगे या F4 लगाओगे। अगर पहली जगह पे F1 लगाया, दूसरी जगह पे F2 लगाया, तो तीसरी जगह पे क्या लगेगा? फिर F3 लगेगा, वही बचा हुआ है, या फिर F4 लगेगा। 2 बचे हुए हैं आपके पास, या तो F3 लगेगा या F4 लगेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे F3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे या तो F4 लगेगा या F2 लगेगा। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे या तो F2 लगेगा या F3 लगेगा। यही पॉसिबिलिटीज है। तो कितने केसेस बन गए? F3 F4, ये आपके 6 केसेस बन गए, 6 केसेस, ठीक है? इसको इस तरीके से तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। और क्या तरीका है? और भी देख लो यार, अच्छे से बना के दिखाऊंगा तुमको मैं, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए इस तरीके से। अगर पहली जगह पे F1 लगा, तो F1 के साथ दूसरी जगह पे और क्या क्या लग सकता है? या तो लगेगा F2, या लगेगा F3, या लगेगा F4, ये लग सकता है। अगर पहली जगह पे F1 लगा, F2 दूसरी जगह पे F2 लगा, तो तीसरी जगह पे क्या लग सकता है? भाई F1 F2 तो लग ही सकता है, F1 F2 तो लगा ही हुआ है, तो या तो F3 लगेगा या उसके साथ F4 लगेगा, F1 F2 के साथ या फिर F4 लगेगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद अगर आप F1, आपने पहला झंडा F1 लगाया, दूसरा F3 लगाया, तो तीसरा या तो F2 लगा दो या फिर आप F4 भी लगा सकते हो। 4 ही झंडे हैं अपने पास। तो अगर पहला आपने F1 लगाया, दूसरा F4 लगाया, तो तीसरा आप F2 लगा सकते हो। पहला झंडा अगर F1, दूसरा F4, तो तीसरा झंडा F3 लगा सकते हो आप, ठीक है? तो ऐसे 6 केसेस बन गए।
ऐसे ही 6 केसेस इधर भी बनेंगे, ऐसे ही 6 केसेस इधर भी बनेंगे, ऐसे ही 6 केसेस इधर भी बनेंगे। तो 4 बार 6 केसेस मतलब मैं कह सकता हूँ 6 4 24 केसेस बन जाएंगे। बट ऐसे क्यों किया आपने? मैं तो कह रहा हूँ आपने लेंदी किए। मैंने आपको तरीका समझा दिया। आपने 3 फ्लैग्स एक साथ यूज करके झंडा बनाना है ना, तो पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो F1 लगा लो, या F2 लगा लो, या F3 लगा लो, या F4 लगा लो। तो 4 केसेस हैं। ऐसे ही जो ऊपर लग गया, मान लो F2 ऊपर लग गया तो नीचे F2 नहीं लगेगा, तो 3 केसेस हो जाएंगे। अब जो ऊपर दोनों जगह लग गए वो तीसरी जगह पे लगेंगे, तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24 केसेस बन जाएंगे। ठीक है, वही तो है। और असल में हमारा सवाल था क्या? असल में हमारे सवाल में 4 की जगह पे 7 था। तो ठीक है, पहले 3 अलग अलग झंडे हमने लगाने हैं, 3 अलग अलग झंडे हमने लगाने हैं। तो पहले के लिए 7 पॉसिबिलिटी बनेंगी, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 5। 210 पॉसिबिलिटीज, 210 वेज में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा डिटेल में अब कैसे जाएं? चलो आगे से बढ़ो, अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलो ये देखते हैं कितने बच्चे सही बताएंगे। पेरिस। देखो, एक वर्ड है पेरिस, जिसके अंदर अपने पास 5 अल्फाबेट्स हैं। इन 5 अल्फाबेट्स के साथ हमने क्या करना है? कह रहा है चाहे उसका कोई अर्थ हो, चाहे वो अनर्थ हो, मतलब कोई उसका अर्थ ना हो। ठीक है, आपने बताना है कि ऐसे कितने शब्द आप बना सकते हो इन 5 लेटर्स का इस्तेमाल करके। और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, चाहे वो मेंशन ना भी करता तब भी हम ये कह सकते हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि अपने पास 5 ही तो लेटर्स हैं। अब एक जगह एस लगा दिया तो दूसरी जगह एस थोड़ी लगा सकेंगे। ठीक है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है ये लिखने की जरूरत नहीं होती, रिपीटिशन अलाउड है ये लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, अब पेरिस है एक वर्ड। अब तुम इसको करना चाहो कन्वेंशनल पूरा बना के तो ऐसे कर सकते हो। भाई हम एक नए वर्ड्स बना रहे हैं, तो पहला वर्ड तो कुछ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। अगर पहला वर्ड ए है, पी है, तो दूसरा वर्ड कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ऐसे ही आई भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। ऐसे ही अगर पहला वर्ड अगर ए है तो दूसरा वर्ड पी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। ऐसे पॉसिबिलिटी बना लो, बहुत लेंथी चला जाएगा। या तुम सियाने बन जाओ फिर, या तो दूसरा केस तो यही है कि तुमने 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है। कितने लेटर का बनाना है? 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो पहली जगह तो कुछ ही आ सकता है, पी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, पांचों में से कोई भी आ सकता है। रिपीटिशन अलाउड है नहीं। तो मान लो एस आ गया यहाँ पे, तो एस तो दोबारा नहीं आ सकता ना। तो या तो पी आएगा, या ए आएगा, या आर आएगा, या आई आएगा। तो 4 पॉसिबिलिटी। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आर आ गया, तो या तो यहाँ पी आएगा, या ए आएगा, या आई आएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी। तो ऐसी 5 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, और उससे अगले के लिए 1 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 120 ऐसे वर्ड्स पॉसिबल हैं, 120 वर्ड्स आर पॉसिबल। समझ गए? बताओ, क्लियर है? ये तो बहुत आसान था। ये देखते हैं कितने बच्चे बनाएंगे, वो भी गलती किए बिना। यहाँ पे थोड़ा अब क्रिएटिविटी का इस्तेमाल बढ़ने वाला है अब। ठीक, क्रिएटिविटी का यूसेज थोड़ा सा इंक्रीज होगा। देखो यार, हमने बनाना है 3 डिजिट का इवन नंबर। क्या जरूरत है हमारी? हमारी जरूरत है कि एक अपने पास नंबर हो, 3 डिजिट का हो, इवन हो।
और उसके लिए हमने इस्तेमाल किन किन नंबर्स का करना है? उसके लिए हमने इस्तेमाल इन नंबर्स का करना है। 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, 5 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं, 7 का कर सकते हैं, 9 का कर सकते हैं, 6 का कर सकते हैं। और इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, हम डिजिट्स का रिपीटिशन भी कर सकते हैं। मतलब एक डिजिट को अगर एक बार लिखा तो दूसरी बार भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करके ऐसा कोई नंबर बना दें तो वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने 3 6 6 इन्हीं में से उठाया, रिपीटिशन इसने अलाउ कर रखी थी, इवन नंबर भी है, तो ऐसा नंबर माना जाएगा। ठीक है भाई। अब कोई नंबर इवन कब होता है? कोई नंबर इवन तब होता है जब उसका यूनिट डिजिट या तो हो 0, या हो 2, या हो 4, या हो 6, या हो 8। इनमें से जब कोई यूनिट डिजिट होता है तो उसको हम इवन की कैटेगरी में डाल देते हैं, हम उसे सम संख्या की कैटेगरी में भेज देते हैं। अब अपने पास यहाँ पे 0 2 4 6 8 सब तो नहीं है, क्या है फिर उनमें से? उनमें से अपने पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 4 है, जैसे कि 6 है। 4 और 6 हैं जो इसको इवन बना सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 6 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप 4 भी रख सकते हो, यहाँ पे आप 6 भी रख सकते हो, आपकी काम बन जाएगा उससे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो इधर कोई मर्जी नंबर आए, क्या फर्क पड़ता है? चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 4 आए, चाहे 7 आए, चाहे 9 आए, चाहे 6 आए, कोई मर्जी नंबर आए यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चाहे कोई मर्जी नंबर इसमें आ सकता है, 3 5 4 7 9 6 कुछ भी आ जाए। ऊपर से रिपीटिशन भी अलाउड है, तो 4 6 चाहे पीछे आ रहा है तो यहाँ पे भी आ जाए। वैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 3 5 4 7 9 6 इनमें से कोई मर्जी नंबर आए, रिपीटिशन अलाउड है। और इन दोनों जगह पे क्या नंबर आता है उससे फर्क ही नहीं पड़ता नंबर इवन है या नहीं है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं। तो इधर दिए गए कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 3 4 5 7 9 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है, मतलब 6 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ के लिए। यहाँ के लिए इधर भी आप गिनोगे तो 6 नंबर्स पॉसिबल हैं, और यहाँ पे मात्र 2 नंबर्स पॉसिबल हैं। तो टोटल कितनी संख्याएं बन सकती हैं इनका इस्तेमाल करके? कुल मिला के 72 संख्याएं बन सकती हैं। 72 पॉसिबल नंबर्स आर देयर। बताओ, क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? इसी में अगर मैं सवाल पूछ देता, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो क्या होता? अगर मैं आपसे सवाल पूछ देता अभी बच्चों, मैं देख रहा हूं कि हम प्लस वाले बच्चे भी अब थोड़ा यूट्यूब वाले बच्चे जैसा होते जा रहे हैं। मैं 2 3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ ये चीज। हम सवाल थोड़े से इरेलेवेंट ज्यादा पूछ रहे हैं। जैसे कि बच्चा एक, मतलब मैं देख रहा हूँ कल से बहुत सारे बच्चे, सर उड़ान बैच कब आएगा, सर वो बैच कब आएगा, सर ये बैच कब आएगा। क्या हम करंट जो चल रहा है उसमें अपना फोकस डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इस समय? बताओ, कर रहे हैं ना? क्या ये हमारे लिए जरूरी नहीं है जो पढ़ रहे हैं हम? सब चीजें बिल्कुल टाइमली अब शुरू हो जाएंगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी ये। अब अगर रिपीटिशन में कहूं कि अलाउड ही नहीं है, रिपीटिशन में अलाउ ही नहीं करता हूं इसके अंदर, तो अगर इसी सवाल के अंदर हमें एक दूसरा केस अगर कोई बोल दे कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो हम क्या करेंगे फिर? तब हम, यही बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी रखेंगे बस कि क्या करना है, कैसे करना है। अब हमारा ये 3 डिजिट का नंबर हमने बनाना है, हमेशा स्टार्ट विद डिजायर्ड कंडीशन। ये रूल है, जब भी आपने ऐसा कुछ करना हो, जब रिपीटिशन अलाउड हो या ना हो या कोई भी चीज हो, स्टार्ट फ्रॉम डिजायर्ड, स्टार्ट विद डिजायर्ड कंडीशन। डिजायर्ड कंडीशन क्या है? कि नंबर हमारा इवन होना चाहिए, तो हमेशा शुरुआत वहीं से करो जो डिजायर्ड कंडीशन है। ठीक है, अब इवन के लिए क्या जरूरी है? कि यहाँ पे 4 आए या फिर यहाँ पे 6 आए। इवन की पॉसिबिलिटी तो यही है। तो हमें पता है कि यहाँ के तो दो केसेस पॉसिबल है, ये 4 या 6, क्योंकि इवन तो उसी से बनेगा। ठीक है भाई, उसके बाद एक बात और बताओ, टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 6। टोटल नंबर है 6, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे 3 4 5 7 9 6, 3 4 5 7 9 6, 3 4 5 7 9 6। ये सारे केसेस पिछली बार बनाए थे हमने, इस बार सेम तो नहीं बनेंगे। फिर क्या फर्क आएगा? फर्क ये आएगा कि हमें पता है हमने ये 2 नंबर्स तो यहाँ बिठाने ही बिठाने हैं, या तो 4 यहाँ आएगा या 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 आ जाता है तो 4 यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं आ सकता, और अगर 6 यहाँ आ जाता है तो 6 भी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता। मतलब जो नंबर यहाँ पे आ गया वो नंबर यहाँ नहीं आ सकता। ऐसा तो हो सकता है ना कि 4 यहाँ पे आ गया तो 6 यहाँ पे आ जाए। ये तो पॉसिबल है। 4 यहाँ आ गया तो 4 यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, पर 4 यहाँ आ गया तो 6 आ जाए बेशक यहाँ पे, 6 यहाँ आ गया तो 4 आ जाए बेशक यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुल मिला के अपने पास हैं 6 नंबर्स, 3 4 5
7 9 6। इसमें से जो नंबर यहां पे आ गया वो नंबर आगे नहीं आ सकता। मतलब कुल मिला के 6 नंबर्स हैं, इनमें से जो एक नंबर यहां पे आ गया वो यहां नहीं आ सकता। मतलब यहां के लिए 6 माइनस 1 यानी कि 5 पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे। ठीक है, कुल मिला के 6 नंबर्स हैं। जो नंबर यहां पे आ गया और जो नंबर यहां पे आ गया वो बीच में नहीं आ सकता। अब तो 6 में से 2 नंबर्स तो आ ही नहीं सकते। अब यहां पे नहीं आ सकते, तो यहां के लिए 4 पॉसिबिलिटीज रह गई। ठीक है, तो कुल मिला के 40 नंबर्स पॉसिबल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? लास्ट में 2 क्यों? क्यों लास्ट में उन 2 के अलावा और क्या आ सकता है? इवन है ना, तो इवन के लिए तो 4 और 6 ही पॉसिबल है। सर 24 क्यों नहीं? 24 क्यों? सर 4 3 2 होगा, वहीं तो फंस गए तुम। अच्छा 4 3 2 कर रहे हो क्या तुम, जो 24 वाले हो? डांट तो फिर बनती है तुम्हारी बढ़िया वाली। चलो 4 3 2 वालों को देखते हैं कि उनको दिमाग में ये क्यों आया। 4 3 2 वाले पता क्या सोच रहे हैं? 4 3 2 वाले ये सोच रहे हैं कि 4 6 यहाँ पे आ गया तो 2 नंबर तो यहाँ फिक्स हो गए। अब उन 6 में से ये दोनों नंबर यहाँ नहीं आ सकते। उन 6 में से ये दोनों नंबर यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? एक बार में दोनों नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। 4 और 6 दोनों नंबर लिख दोगे तुम एक बार में यहाँ पे? नहीं ऑब्वियसली। मतलब तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर तो बन ही नहीं सकता। क्या मैं इन नंबर्स का इस्तेमाल करके रिपीटिशन को भी नॉट अलाउड करके इवन नंबर ये नहीं बना सकता 456? तुम्हारे हिसाब से तो नहीं बन रहा है, क्योंकि तुमने 4 और 6 दोनों एक साथ ही बैठा दिए यहाँ पे। भाई एक बार में तो एक ही आएगा, तो एक बार में एक नंबर आएगा यहाँ पे अगर, तो बाकी जगहों पे मतलब मान लो यहाँ 4 आया तो यहाँ तो 6 आ सकता है, यहाँ 6 आया तो यहाँ तो 4 आ सकता है। ये क्यों भूल जा रहे हो? तो एक बार दोबारा देख लो यार। हमें पता है कि ये 2 नंबर्स को हमने यहाँ रखना है, या तो 4 आएगा यहाँ पे या तो 6 आएगा। ठीक है, इवन नंबर है और हमेशा स्टार्ट कंडीशन से ही करना होता है। अगर आप इसको अगर बिल्कुल प्रॉपर मेथड से देखना चाहो तो प्रॉपर मेथड से भी देख सकते हो कि या तो यूनिट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 4 आती है तो फर्स्ट नंबर क्या क्या हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी बना लो। ठीक है, अगर फर्स्ट डिजिट 6 यूनिट डिजिट 6 आता है तो फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बना लो। ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना के अगर आप सोचना चाहो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 नंबर्स पॉसिबल हैं। अगर यहाँ पे ये 2 नंबर्स 4 या 6, अब यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आएगा? यहाँ पे वो वाला नंबर नहीं आएगा जो यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ 4 आएगा, अगर मान लो अगर यहाँ पे 4 आता है तो इधर 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर 4 आ जाता है तो, अगर यहाँ पे 6 आ जाता है तो यहाँ पे 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है। ये पांचों नंबर आ सकते हैं। तो 5 पॉसिबिलिटीज है ना बच्चों यहाँ की। तो जो नंबर यहाँ पे आएगा वो यहाँ नहीं आ सकता। तो टोटल नंबर 6 है, तो एक नंबर अगर यहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे वो वाला नहीं आ सकता, बाकी 5 आ सकते हैं। वैसे ही एक नंबर यहाँ लॉक कर दिया होगा तुमने, क्योंकि चाहे 4 होगा चाहे 6 होगा, कोई एक लॉक कर दिया होगा, और एक नंबर यहाँ पे लॉक हो गया होगा। तो जो नंबर यहाँ पे लॉक हो गया, जो नंबर यहाँ पे लॉक हो गया, वो यहाँ तो नहीं आ सकता। टोटल 6 नंबर हैं, इन 6 नंबर्स में से 2 नंबर्स लॉक हो गए, बचे कितने? 4 नंबर्स। तो वो 4 नंबर्स तो यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए इसकी 4 पॉसिबिलिटी हो गई। तो टोटल 40 नंबर्स पॉसिबल है। अब क्लियर है मेरे भाई? बताओ सबको क्लियर है? लॉक क्यों हो गए? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो नंबर वहां पे आ गया वो नंबर कहीं और नहीं आ सकता। सर 4 5 2 कर सकते हैं, एक ही बात है वो तो, कोई अलग बात नहीं है। वो तुम फिर 2 5 4 ऐसे कर रहे हो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनाओ जल्दी से।
देखो, अपने पास जो नंबर्स है ना जिनका इस्तेमाल हमने करना है वो है 2, 4, 6, 5, 7, 9। इसका इस्तेमाल करके हमने इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है 4 डिजिट का नंबर बनाना। 4 डिजिट के नंबर बनाने की रिक्वायरमेंट है इनकी। ठीक है, वो फुलफिल करनी है हमें। अब ये 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए वो क्या कह रहे हैं, कोई कंडीशन दी है इवन ओड इस टाइप की? कुछ नहीं दी। फिर कुछ भी नहीं, मतलब सब सही। तो क्या क्या कर सकते हैं फिर? कह रहे रिपीटिशन अलाउ कर दो पहले में, तो कितनी मर्जी रिपीटिशन करो। मतलब यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। इधर भी कुछ भी रख दो, 2, 4, 5, 6, 7, 9, कुछ मर्जी रख लो। कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला तुमको। जितना मर्जी रिपीटिशन करो, इन 6 के 6 नंबर्स का कितना मर्जी फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करो। तो ठीक है, हर एक के लिए 6 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो कुल मिला के 1296, 1296 नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, जो इन नंबर से तुम फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया जब रिपीटिशन अलाउड है। दूसरे पार्ट में जब रिपीटिशन उसने अलाउ नहीं कर रखी, रिपीटिशन जब उसने अलाउ नहीं कर रखी तब क्या करोगे? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे यार। अब मान लो अगर यहाँ पे 2, 4, 6, 5, 7, 9 हमारे पास, देखो पहले नंबर पे तो हम 6 पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं, इनमें से 6 के 6 नंबर्स को रख सकते हैं, कोई मर्जी रख लो इनमें से। तो 6 बेस हैं इस जगह के लिए, तो कोई 6 नंबर रख सकते हैं। पर हाँ, अगर मान लो 5 यहाँ पे आ गया तो 5 को दोबारा नहीं रख सकते, तो अगले के लिए 4 ही पॉसिबिलिटी, 5 पॉसिबिलिटी रह जाएंगी, एक कम हो जाएगी पॉसिबिलिटी। अब जो 2 नंबर्स, एक यहाँ लोक हो गया, एक यहाँ लोक हो गया, 6 में से 2 नंबर लोक हो गए तो आगे के लिए 4 बच गए। एक यहाँ लोक हो गया तो आगे के लिए 3 बच गए, लास्ट वाले के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बच गई। तो कुल मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 360 पॉसिबल नंबर्स हैं जो यहाँ रख सकते हो अगर रिपीटिशन को अलाउ नहीं करते हैं तो। बताएंगे, समझ में आया? जी सर, बिल्कुल सेम है सर। कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं कितने बच्चे गलती नहीं करते हैं। इसमें ना गलती बहुत होती है बच्चों की, मैं भी बताऊंगा गलती क्या हो रही है। एक थीफ ने, एक चोर ने कोशिश की एक लोकर कोड को खोलने की। 6 डिजिट का वो लोकर कोड था, और उसमें जो नंबर्स यूज हो रहे थे वो 0 से 9 यूज हो रहे थे। तो उसको कितने ऐसे अटेम्प्ट लगेंगे, कितने उसके प्रयास होंगे जिसके साथ वो डिजिट को अनलॉक कर सकता है? एक कंडीशन उसको दे दी, थोड़ा चोर का काम आसान करने के लिए उसको कह दिया कि चल कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड होती तो उसके लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो अब क्या बचाव आया उसका जरा देख लेते हैं। मान लो ये वो लॉकर है, ये एक वो वहां पे जहां उसने कोड लगाना है 6 डिजिट वाला, वहां पे कुछ ये इस तरीके से है। अब वो पहला कोड लगा रहा है, तो पहला कोड लगा रहा है तो वहां पे 0 भी रख सकता है पहले नंबर की जगह, 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 5 भी रख सकता है, 6 भी रख सकता है, 7 भी रख सकता है, 8 भी रख सकता है, 9 भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है इन 10 नंबरों की से। ये 10 नंबर है इनकी, इसका इस्तेमाल वो कैसे भी कर सकता है। 0 भी रखना पड़ सकता है उसको, 10 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। मान लो इधर 3 रखा, तो वो 3 दोबारा नहीं रखने की जरूरत क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आगे के लिए 9 पॉसिबिलिटीज हो गई। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए, अब वो दोबारा तो आएंगे नहीं, तो आगे फिर 8 पॉसिबिलिटीज हो गई। 3 नंबर फिक्स हो गए, अब आगे के लिए फिर 7 पॉसिबिलिटीज हो गई। उससे आगे के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। उससे आगे के लिए 5 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, तो ये आपके सामने, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों ने कर लिया था? कुछ बच्चों को पता क्या लगता है, कुछ बच्चों को पता क्या लगता है, मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि सर यहाँ 0 नहीं आएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं, थोड़े से आने होते हैं ना थोड़े बच्चे, कोई कोई बच्चे थोड़ा थोड़ा से आना भी होता है।
वो क्या कहते हैं, यहाँ जीरो नहीं आएगा। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, फोन में पासवर्ड के बिना तो रहते नहीं होगे तुम, फोन में अपने पासवर्ड के बिना तो रहते नहीं होगे, क्या पहला नंबर कभी जीरो नहीं लगता है? तुम्हारे फोन में मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो तो क्या पहला नंबर कभी जीरो नहीं लगाया तुमने? लग सकता है ना। एटीएम पिन में पहला नंबर कभी जीरो नहीं लगाया क्या कभी? लग सकता है। तो वो जो आप सोच रहे हो ना, जो आपकी खुराफाती दिमाग सोच रहा है, वो ठीक है पर कुछ हद तक। अगर वो इस 6 डिजिट लोकर कोड की जगह बोलता कि एक 6 डिजिट का नंबर चाहिए, एक 6 डिजिट का नंबर चाहिए जो 0 से 9 तक रहता हो, तब आप पहला नंबर जीरो नहीं ले सकते कभी भी, क्योंकि अगर पहला नंबर जीरो हो गया तो वो 6 डिजिट का नंबर नहीं होगा ना। जैसे मान लो एक यहाँ पे एक पासवर्ड मान लो ये बना है, अब मान लो ये है एक चीज, अब इसको मैं 6 डिजिट पासवर्ड बोल सकता हूं या लोकर कोड बोल सकता हूं, 6 डिजिट पासवर्ड या लोकर कोड बोला जा सकता है इसको। बट अगर मैं पूछूं तो ये है क्या, ये है नंबर के तौर पे देखूं तो ये है 57,921, जो कि एक 5 डिजिट नंबर है। तो अगर कोई मुझे 6 डिजिट का नंबर निकालने के लिए कहता तो मैं पहला डिजिट उसके अंदर जीरो नहीं ले सकता था, पॉसिबिलिटी में। बट पासवर्ड या लोकर कोड के केस में हम पहला नंबर जीरो ले सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पहला नंबर जीरो लिया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बता दो यार। सर क्या ही सोचना था इसका। हाँ, कई बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार ज्यादा सोचने के चक्कर में गलती कर देते हैं। चलो एक छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पी लो जाके, आप भी, मैं भी पी लेता हूँ पानी एक बार, और फटाफट से वापस आओ, फिर हम रिज्यूम करते हैं और तगड़े क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जाके फटाफट से वापस आइए। 60 सेकंड्स का ब्रेक है, जिसमें वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, पानी पीने जाना है पानी पीने जाओ, जहां भी जाना है जल्दी से जाके वापस आओ। चलिए रिज्यूम करते हैं, ये देखते हैं कितने बच्चे सही बताएंगे। 6 डिजिट का फोन नंबर आपने बनाना है 0 और 9 का इस्तेमाल करते हुए, और आखिरी के जो आपके जो नंबर्स होंगे दो, या तो वो 10 होंगे या 01 होंगे, और कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। तो ऐसे कितने 6 डिजिट के फोन नंबर आप बना सकते हो?
6 डिजिट का नंबर आपने बनाना है, और अगर आप नोटिस करें तो कुछ चीजें फिक्स भी हैं इसके अंदर। आप देखो तो वो कह रहा है कि लास्ट में या तो 1 लिखो या 0 लिखो, 0 लिखो या 1 लिखो। मतलब आखिरी के दोनों नंबर्स का अपने को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो इसने पहले सोच रखा है। तो आखिरी के दोनों नंबर या तो 1 0 होंगे या 0 1 होंगे। मतलब आखिरी के दो नंबर्स के लिए अपने पास दो केसेस हैं, या तो 1 0 या 0 1। सिंपल सी बात। बाकी बच गए आगे के नंबर्स, जो आपके आगे के पांच बन गए क्या, जो आपके आगे के 4 नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं कि आगे के 4 नंबर्स का क्या करना है। जो आगे के 4 नंबर्स हैं उसके अंदर क्या क्या बन सकता है। अब 0 से 9 तक के नंबर्स का इस्तेमाल करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबर्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें से हम सारे तो कर ही नहीं सकते इस्तेमाल। ऐसे कि 0 और 1 तो कर ही नहीं सकते हम इस्तेमाल, क्योंकि वो तो लास्ट में आ गए। लास्ट में आ गए और इस भाई ने स्पेशली बोला नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार आ भी नहीं सकता। तो ठीक बात है, 0 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बच कितने गए नंबर्स, बच गए 8 नंबर्स। इन 8 नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो इन 8 पॉसिबिलिटीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अब 8 पॉसिबिलिटीज हैं, अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मान लो यहाँ पे 9 आ गया, वो 9 अब दोबारा तो नहीं आ सकता फिर। मान लो 9 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, कोई भी नंबर जो पहले प्लेस पे आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसके लिए 7 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 6 पॉसिबिलिटी और इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी। बच गए लास्ट के दो नंबर्स। लास्ट के दो नंबर्स तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। अब हमें पता है आगे के 4 नंबर्स के लिए तो हमने ये पॉसिबिलिटी देख ली, 8 7 6 5। आखिरी के नंबर्स के लिए क्या करें। अब आखिरी के नंबर का हमको पता है, यहां तक तो जो नंबर क्रिएट हो गया हो गया। उसके बाद या तो आएगा पीछे 0 1 या आएगा पीछे 1 0, यही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। या तो 0 1 आएगा या 1 0 आएगा। तो ये कितने केसेस हैं, ये दो केसेस हैं। तो शुरू के नंबर्स के साथ तो बनेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और आखिरी के दो प्लेसेस के लिए हमारे पास दो केसेस बनेंगे। ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे चलने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा, 56 का 6 टाइम्स, जो कि होगा ऑब्वियसली 336, और उसका 10 गुना, यानी कि 3360 ऐसे पॉसिबल नंबर्स बनने वाले हैं। बताओ कितने बच्चों ने इस बात को समझ लिया है। बहुत ज्यादा अच्छे से, क्या बात है। सर दो ही क्यों लिया, तो कितने केस है मेरे भाई। उसने बोला है या तो आखिरी के दो नंबर 10 होंगे, या तो 1 0 होगा या 0 1 होगा। आखिरी के दो नंबर या तो 1 0 होंगे या 0 1 होगा। तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, तो दो ही तो केसेस हुए, दो ही तो केसेस हुए। तो आगे आप इनमें से कोई भी, ये आगे के नंबर्स के लिए पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। ये मैंने आपको बता दिया कैसे आई हैं। 8 6 8 7 6 5 कैसे आया, नॉर्मल तरीका अभी तक जो हम अपनाते हैं तरीका। ठीक है। आखिरी के दोनों नंबर्स में क्या हो सकता है, या तो 1 0 आ सकता है या 0 1 आ सकता है। यही दो पॉसिबिलिटीज है। तो दो पॉसिबिलिटी है तो दो से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया कि भाई इतने केसेस बन सकते हैं 3360। अभी कितना प्यारा सवाल है, एक सिक्का हम 5 बार उछाल चुके हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसमें आउटकम्स क्या आ रही हैं, कितनी आउटकम्स आ सकती हैं। पांच सिक्के उछाले गए हैं, पांच सॉरी एक सिक्का 5 बार उछाला गया। देखो सबसे पहली चीज तो एक बात समझो, वन कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, या फिर 2 कॉइन्स टॉस्ड। वन कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, या फिर 3 कॉइन्स टॉस्ड। वन कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स, या फिर 4 कॉइन्स टॉस्ड। इन सब का मतलब सेम होता है।
चाहे एक सिक्का 2 बार उछाल लो या 2 सिक्के उछाल लो, सेम का मतलब नंबर ऑफ केसेस एक जैसे बनते हैं, सेम नंबर ऑफ केसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, चाहे एक सिक्का 3 बार उछाल लो, चाहे 3 सिक्के 1 बार उछाल लो, चाहे एक सिक्का 4 बार उछाल लो, चाहे 4 सिक्के उछाल लो, एक साथ नंबर ऑफ केसेस सेम बनते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अगर आप एक सिक्का 5 बार उछाल रहे हो या 5 सिक्के उछाल रहे हो, बात तो एक ही है, तो कैसे पता लगता है कितने केसेस बनते हैं, कैसे पता लगेगा? चलो एक नॉर्मल से तरीके से देखना शुरू करते हैं। मान लो 2 सिक्के उछले, एक सिक्का उछला मान लो, तो सिक्के की एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने केसेस बन गए? 2 केसेस बन गए। एक सिक्का उछला, 2 केसेस बन गए। मान लो दो दो सिक्के उछल रहे हैं, तो ऐसा होगा या तो पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे भी हेड आएगा, पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा, पहले पे टेल आएगा, दूसरे पे हेड आएगा, पहले पे टेल आएगा, दूसरे पे भी टेल आएगा। यही 4 केसेस बनेंगे। तो ये 4 केसेस बन गए अपने पास। मान लो 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे हेड आएगा, तीसरे पे हेड आएगा, पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे हेड आएगा, दूसरे तीसरे पे टेल आएगा, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल, तीसरे पे भी टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड। 8 केसेस बन रहे हैं, 8 केसेस बन गए हैं यहाँ पे। तो इससे कोई पैटर्न देख पा रहे हो आप? क्या आप पैटर्न देख पा रहे हो कि पैटर्न जो है वो 2 की पावर n है, कि सिक्का अगर एक उछाला जाता है तो 2 की पावर 1 केस बनते हैं, सिक्के अगर 2 उछाले जाते हैं 2 की पावर 2 केस बनते हैं, सिक्के अगर 3 उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 3 केस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 केस बने हैं। ठीक है बहुत प्यारा पैटर्न है, बहुत प्यारा पैटर्न है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 की पावर n। तो जितने भी सिक्के उछाले जाएं या जितनी बार भी सिक्का उछाला जाए, 2 की पावर n केसेस बनेंगे उस केस में। अगर यहाँ पे एक सिक्का 5 बार उछाला गया, तो चाहे एक सिक्का 5 बार उछाला जाता, चाहे 5 सिक्के उछाले जाते, 2 की पावर 5 यानी कि 32 केसेस बनते हैं। 32 केसेस आर पॉसिबल, 32 केसेस। कुछ इसी तरीके से डाइस भी होता है, कुछ इसी तरीके से डाइस भी होता है बच्चों। जो आपका डाइस होता है, पासा होता है जो फेंका जाता है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कुछ ऐसा ही इसके अंदर भी होता है। इसमें होता है 6 की पावर n। इसका जो सिचुएशन होती है वो 6 की पावर n होती है। अगर एक डाइस फेंका गया तो 6 केसेस बने, जो कि ये आप देख ही पा रहे हो। अगर एक डाइस 2 बार फेंका गया या 2 डाइस फेंके गए तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 केसेस बनेंगे। अगर एक डाइस 3 बार फेंका गया या 3 डाइस फेंके गए तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 केसेस बनेंगे। अगर एक डाइस 4 बार फेंका गया या 4 डाइस फेंके गए तो 6 की पावर 4 यानी कि 1296 केसेस बनेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हर बच्चे को क्लियर है? चलो अलग अलग टाइप की तरफ मूव करते हैं। नहीं नहीं, रुक 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 रुको, ये नहीं अभी नहीं करेंगे ये करेंगे पहले। 9 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वोवल्स हैं आपके पास। ठीक है, 9 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 5 वोवल्स हैं। रुको रुको रुको, ये बनाओ पहले, वो उसके बाद करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ना एक कमेटी बनानी है, एक कमेटी बनानी है, और कमेटी बनाने का जो काम है वो किस में से हो रहा है? 5 आदमी और 4 महिलाओं में से हो रहा है।
वो हमें कह रहा है कि आपके पास हमने आपको बता दिया कि ये 5 आदमी है और ये 4 महिलाएं हैं, इनमें से ना एक कमेटी बना दो, और कमेटी में चाहिए 5 लोग। तो आप उसको कितने तरीकों से बना सकते हो? सिर्फ पहले पार्ट को देखो, एक बार दूसरा पार्ट भूल जाओ। पहले पार्ट में उसने क्या बोला है आपको? बस 5 आदमी 4 महिलाएं, उसमें से 5 लोग चाहिए, बताओ कितने लोग, कितने तरीकों से बना सकते हो? क्या उसने स्पेसिफाई किया कि 5 लोगों में 1 आदमी हो, 4 महिलाएं हो, 4 आदमी हो 1 महिला हो, कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं? मतलब उसको मतलब ही नहीं है कि आदमी है या महिला है, उसको 5 लोग चाहिए। तो मतलब अगर आप पहले पार्ट में देखो तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितने आदमी हैं कितने महिलाएं हैं, उसको फर्क पड़ता है तो इस चीज से कि 9 पीपल हैं उसके पास। ठीक है, 9 लोग हैं उसके पास। 9 लोगों में से 5 लोग सिलेक्ट करना चाह रहा है वो पहले पार्ट में। ही वॉन्ट्स टू सिलेक्ट 5 पीपल आउट ऑफ 9 पीपल। और उसको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि आदमी महिला कौन आए कौन ना आए, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 9 आदमियों में से 5 आदमी सिलेक्ट करने के कितने वेज होते हैं? 9C5 होते हैं। सिंपल सी बात है। 9C5 होते हैं, तो 9C5 को कैसे सॉल्व करते होते हैं? 9C5 पहली बात तो 9C4 के बराबर होगा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो ये 9C 9 माइनस 5 यानी कि 9C4 के बराबर होगा। और 9C4 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ये करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 4 फैक्टोरियल कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे। ठीक है जी, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो ये कुल मिला के 126 तरीकों से आप इसको सिलेक्ट कर पाओगे। 126 तरीकों से आप इसको सिलेक्ट कर पाओगे। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? है तो बता दो। शाबाश। अब इतनी बात क्लियर है सबको? अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि अब हमारी कंडीशन भी है कि उस कमेटी के अंदर 3 तो आदमी हैं और 2 महिलाएं हैं। अब उसको फर्क पड़ रहा है मतलब कि कितने महिलाएं कितने आदमी हैं, तो अब उस हिसाब से चलना है। तो हमें क्या करना है? ही वॉन्ट्स टू सिलेक्ट 3 men, 3 आदमी सिलेक्ट करना चाह रहा है वो, आउट ऑफ कितने आदमी है टोटल? 5। एंड कितनी महिलाएं सिलेक्ट करना चाह रहा है वो? 2। 2 women आउट ऑफ कितनी महिलाएं हैं? 4। ठीक बात है जी। तो अगर आप 5 आदमियों में से 3 आदमी सिलेक्ट करते हो तो कितने वेज में कर सकते हो? 5C3। और अगर आप 4 आदमियों में से 4 महिलाओं में से 2 महिलाएं सिलेक्ट करते हो तो कितने वेज में करोगे? 4C2। अब एक द्वंद्व सा क्रिएट हो जाता है। एक बच्चा कहता है सर यहाँ प्लस का साइन आएगा, एक बच्चा कहता है सर मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। द्वंद्व। पर यहाँ पे द्वंद्व दूर करने के लिए आपको मैं मतलब समझा देता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब होता है और एडिशन का क्या मतलब होता है इन द केस ऑफ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कंफर्म्ड केस, और प्लस का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, और यूजुअली एंड लिखा होता है वहां पे, एंड हिंदी भाषा में कहें तो और लिखा होता है, या फिर और की सेंस आ रही होती है, एंड की सेंस आ रही होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी वाले और की सेंस आ रही होती है और हिंदी वाले या की सेंस आ रही होती है और पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बात बताओ, मैं दोनों का मतलब बताता हूं आपको। अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूं तो इसका मतलब है या तो 3 मेन सिलेक्ट होंगे या 2 महिलाएं सिलेक्ट होंगी। और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाता हूं तो इसका मतलब है 3 महिलाएं भी सिलेक्ट होंगी, 3 आदमी भी सिलेक्ट होंगे, 2 महिलाएं भी सिलेक्ट होंगी, दोनों सिलेक्ट होंगे। तो क्या उसने ऐसा बोला है आपको? देखो, एक तो रटने वाला तरीका है कि एंड देख के मल्टीप्लाई लगा दो, वो ठीक है, रटेंगे, ठीक है, अपनी जरूरतों के हिसाब से देखेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग है। प्लस का मतलब है यहाँ पे कि या तो 3 आदमी सिलेक्ट कर लो या 2 महिलाएं सिलेक्ट कर लो। ठीक है, समझ रहे हो? और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 3 आदमी भी सिलेक्ट होंगे और 2 महिलाएं भी सिलेक्ट होंगी। तो हमें पता है यार कि 3 आदमी भी सिलेक्ट करने हैं, 2 महिलाएं भी सिलेक्ट करनी है, दोनों दोनों करने हैं, तो ये वाला केस यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा।
ये वाला केस ऑपरेट करेगा, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन लगेगा यहाँ पे बीच में इनके, ठीक है, और यही आपका आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 5c3 5c2 के बराबर होता है, तो 5 × 4/2 फैक्टोरियल, 4 × 3 / 2/2 फैक्टोरियल, 2 2 4, ये 60 आंसर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं सिंप्लीफाई करना, वो हम सीख चुके हैं। मेन बात थी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करना। क्या ये बात स्मूथली क्लियर है सबको? अब इतनी बात चलो ठीक है, सिंपल है, हमने एब्जॉर्ब भी कर ली, सही से लगा भी ली। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस परमुटेशन मीन्स? परमुटेशन के लिए एक बार दोबारा से कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, उसका क्या मतलब होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाने के बाद जब अरेंजमेंट किया जाता है तो उसको बोला जाता है परमुटेशन। अब ये अरेंजमेंट कैसे करते होते हैं? अरेंजमेंट कुछ ऐसे करते हैं, देखो अभी ना मान लो आपके पास 3 शर्ट्स हैं, ठीक है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की, ये 3 शर्ट्स हैं आपके पास। हमने सिलेक्ट करना था पहले, तो 3 में से 2 सिलेक्ट करना था, 3 में से कोई 2 सिलेक्ट करनी है, हमें पता है 3 में से 2 सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3c2 कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपके पास ना, आपके पास 3 बैग्स हैं, एक है B1 बैग, एक है B2 बैग, एक है B3 बैग। अगर मैं कहूं कि इन तीनों शर्ट्स को इसमें अरेंज कर दो तो उसको बोलेंगे परमुटेशन। और उसमें क्या फर्क होगा? आपने नोटिस किया मैंने लिखा हुआ है अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन, मतलब परमुटेशन में भी सिलेक्शन तो करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो सिलेक्शन करेंगे, तो 3 में से मैंने देखा 2 शर्ट सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, 3c2 कर लिया। उसके बाद बारी आती है अरेंजमेंट करने की। उसके बाद क्या बारी आती है? उसके बाद बारी आती है अरेंजमेंट करने की। अरेंजमेंट कैसे? कि भाई इन 3 जगहों पे मुझे शर्ट रखनी है, कौन सी शर्ट रखूंगा, पहले कौन सी रखूंगा, बाद में कौन सी रखूंगा। तो पहले बैग में मैं रेड शर्ट भी रख सकता हूँ, ग्रीन शर्ट भी रख सकता हूँ, ब्लू शर्ट भी रख सकता हूँ। तो पहले बैग के लिए आई हैव 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज है। अब जो शर्ट मैंने पहले बैग में रख दी वो मैं आगे तो रखूंगा नहीं, तो अगले बैग के लिए मैं कौन सी शर्ट रखूंगा? अगले बैग में मान लो मैंने रेड रख दी है, मतलब ग्रीन रख दी पहले बैग में, तो या तो रेड रखूंगा या ब्लू रखूंगा। तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, और इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक ही बची है पॉसिबिलिटीज के लिए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 3 × 2 × 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, नंबर ऑफ वेज इन विच आर distinct objects be arranged at r distinct places is r factorial। r factorial मतलब देखो यहाँ पे अपने पास क्या था, अपने सिलेक्शन करना तो सीखा हुआ है ना भाई, 3 में से, अब मैंने क्या लिख दिया यार, ये सॉरी ये गलती हो गई है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तभी आप में से बच्चे केओस भी काफी हो रहा होगा दिमाग में। रुको रुको, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। एक येलो कलर की शर्ट भी है, हमने ना 4 में से 3 शर्ट सेलेक्ट करनी थी, ठीक है, और बाद में उन तीनों को फिर यहाँ पे अरेंज करना था, ठीक है। ये ऐसे कर लो, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या सिचुएशन थी, हमारे पास 4 शर्ट्स थी, 4 शर्ट्स में से अगर मुझे 3 शर्ट सेलेक्ट करनी हो तो मैं कितने वेज में करूंगा, 4c3 वेज में करूंगा, ठीक है। सिलेक्ट कर ली मैंने, अब मैंने सिलेक्ट कर, मतलब इसको थोड़ा इमेजिनेशन में भी कंसिडर करो। 4 में से 3 शर्ट सेलेक्ट कर ली आपने, मतलब आपके पास अलमारी में पड़ी थी शर्ट मान लो 4, उसमें से 3 आप सिलेक्ट कर आए हो, आपके पास है वो शर्ट्स। अब बात बारी आती है बॉक्स में उनकी पैकिंग करने की। तो अब उन 3 शर्ट्स में से पहले बॉक्स के अंदर आप या तो पहली वाली शर्ट रखोगे या दूसरी या तीसरी, एक रख दी। अब दूसरे बॉक्स के अंदर 2 बची हुई है शर्ट, तो 2 पॉसिबिलिटी, तीसरे बॉक्स के अंदर एक शर्ट की पॉसिबिलिटी बच गई। तो 3 × 2 × 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है।
सिलेक्शन की बात कर चुके हैं हम, बाद में दोबारा देखेंगे इसको, अभी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें 5 आर्टिकल दे, ये तुम्हारे पास 5 आर्टिकल्स हैं, इसको 5 प्लेसेस पे अरेंज कर दो, तो 5 आर्टिकल्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल वेज लगेंगे। अगर तुम्हें कोई 7 आर्टिकल दे और उनको 7 प्लेसेस पे अरेंज करना हो, कई बच्चे कहेंगे सर कम पे करना हो, फिर ज्यादा पे करना हो, फिर अभी मत सोचो, आगे आएंगे सब। अभी सिर्फ ये सोचो कि 7 आर्टिकल्स को अगर 7 प्लेसेस में अरेंज करना हो तो कितने वेज में करोगे? 7 फैक्टोरियल। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना हमने। कोई हमें बोले कि तुम्हारे पास 9 आर्टिकल्स हैं, इसको 9 प्लेसेस पे अरेंज करो, तो ये 9 फैक्टोरियल वेज में जाके हो पाएगा। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छे। मतलब अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हारे पास 10 मैंगोज हैं, इसमें से 2 मैंगो सिलेक्ट करो, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये तो 10C2 हुआ, और इसको हम कॉम्बिनेशन का नाम दे देते हैं कि कॉम्बिनेशन है, हम पढ़ चुके हैं चीज ऑलरेडी। पर अगर कोई हमें बोले कि तुम्हारे पास ये लो 10 मैंगोज हैं, इसमें से 2 अरेंज करो, 2 को अरेंज करो, तो अरेंज करने के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ता है वही, तो पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगा 10C2, और फिर मुझे पता है कि 2 मैंगोज को 2 प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए मुझे 2 फैक्टोरियल वेज लगेंगे। इसको हम बोल देते हैं कि ये परमुटेशन है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन 10P2 की तरह करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई यहां तक? तो अभी तक जो बताया है, कल सब बच्चों ने रिवाइज करना है। मजा आया कि नहीं आया? कई दिन बाद भी क्लास हुई और आज बहुत तगड़ा टॉपिक भी था, और मुझे काफी मतलब काफी मैं वेट भी कर रहा था आज की क्लास के लिए, तो मैं मतलब आई ट्राइड टू गिव बेस्ट आउट ऑफ व्हाट कैन बी टॉट। ठीक है, तो मजा आया काफी। बाकी अभी ना, अभी हम, मेन बात ये है कि आज की क्लास में से जो तुम सीखे हो ना, वो रुकेगा तभी जब तुम रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके टॉपिक होता है, थोड़ा सा वैसा टॉपिक होता है जो हम थोड़ा किनारा करके चलते हैं। जैसे अगर तुम चाह रहे हो कि आज के इन 2 घंटों की प्रोडक्टिविटी रहे, तो एटलीस्ट कल की क्लास में आने से पहले, कल सुबह भी 10 बजे, मैं 11 बजे सुबह क्लास रखूंगा, 11:30 बजे आपके सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, तो कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आज की क्लास को टोटली रिवाइज करके आना। यही होमवर्क है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं करना तुमने, यही होमवर्क है बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 4:30 बजे। बाय बाय।